नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th की इतिहास की पुस्तक का प्रथम चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने देखा कि वहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति रही और फ्रांसीसी जो क्रांति है उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा और उनको अपेक्षित क्या परिणाम उससे मिले। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई उससे दासों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी क्रांति में जो अपन दास प्रथा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उससे सबसे पहले तो यही जानते हैं कि दास प्रथा क्यों प्रारंभ हुई और कब हुई। 17वीं सदी के अंदर ये दास प्रथा का प्रारंभ हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो कैरिबियाई उपनिवेश है, कौन कौन से, गॉडलॉप, सेंट डोमिंगो और मार्टिनिक, ये तीनों जो उपनिवेश है, पहले इससे पहले मैं बता देता हूं ये कैरिबियाई उपनिवेश क्यों कहलाते हैं। जब आप वर्ल्ड का जो मैप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जहाँ पे मिलते हैं। मैंने यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य यहाँ पर ये जो स्थान है यहाँ पर है कैरिबियन सागर और यहाँ पर जो यहाँ पे 3 खूब सारे द्वीप है, लेकिन इनमें से 3 जो द्वीप हैं वो फ्रांस के अधीन है। इसीलिए यहाँ पे इन तीनों को कैरिबियाई उपनिवेश कहा गया है, क्योंकि इन पे जो अधिकार है वो किसका है? फ्रांस का। गॉडलॉप, सेंट डोमिंगो और मार्टिनिक, ये जो उपनिवेश है इनकी वजह से क्या ये किसके अधिकार में थे? फ्रांस के। और यहाँ पे जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? यहाँ पे तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी, इनका उत्पादन होता है और इसकी आपूर्ति कहाँ पे जाती है? यूरोप में जाती है, या कहें तो इसकी परिस्थिति में देखें तो फ्रांस में जाता है। फ्रांस में इनकी कमी पूर्ति कौन कर रहा है? ये उपनिवेश कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये यहाँ पे उपनिवेश पे ही उत्पादन हो रहा है, क्यों नहीं फ्रांस में उत्पादन कर लेते? लेकिन आपने एग्रीकल्चर जब आप पढ़ते हैं या 10th क्लास में जब पढ़ेंगे या पहले पढ़ चुके होंगे, उसमें आप देखोगे कि तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी के जो उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 से 33 डिग्री टेम्परेचर इन सभी के लिए चाहिए। लेकिन यूरोप महाद्वीप में तो आप जानते हो कि जो टेम्परेचर है, यदि हाईएस्ट टेम्परेचर भी देखें तो वहाँ पे 17, 18, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 20, इससे ज़्यादा तो जाता ही नहीं है। जबकि इनके उत्पादन के लिए मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 20 और अधिकतम लगभग 33। तो इतना टेम्परेचर यूरोप महाद्वीप में नहीं है। ये क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो आसपास के जो क्षेत्र है यहीं पर होता है, इस वजह से यहाँ का उत्पादन, यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो यूरोप की पूर्ति कर रहा है। अब जब उपनिवेश ये बन गए तो फ्रांस से या कहें यूरोप के मालिकों ने क्या किया? इन उपनिवेशों में आके जो लैंड है उसको खरीद ली। अब लैंड तो खरीद ली, उत्पादन शुरू करें, लेकिन श्रम कहाँ से लाएं? क्यों? क्योंकि ये बागान मालिक कहाँ के हैं? यूरोप के। स्वयं काम करने के लिए बागान में इतनी दूर आएंगे नहीं। और पैसे पहले आप ये भी जान सकते हैं कि जब जो इतना बड़ा लैंड खरीद रहा है इसमें द्वीप पर, तो नेचुरल है, सक्षम है वह पारिवारिक स्थिति से, पैसों में, तो वहाँ पे क्या है, जब वो सक्षम है तो खेत में काम करने का मतलब ही नहीं, बागानों में काम करने का मतलब ही नहीं। तो वह क्या, बागानों में क्या हो गई? श्रम की कमी हो गई। जब बागानों में श्रम की कमी हो गई तो उत्पादन कैसे लिया जाए? अब इस श्रम की कमी को पूरी करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूर्ति की गई श्रम की। कैसे? इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ये ट्रायंगल बना रखा है। यहाँ पे ये यूरोप है, मतलब यहाँ पे फ्रांस दिया है मैंने, ये अफ्रीका, और यहाँ पे ये अमेरिका, जो कैरिबियन सागर के अंदर जो कैरिबियन उपनिवेश है यहाँ की। फ्रांस के लोगों ने यहाँ पे जो 3 उपनिवेश जो मैंने बताए, इनकी स्थिति इस तरीके से है। तो यहाँ पे जब लैंड खरीद ली लेकिन उत्पादन करने के लिए श्रम नहीं है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ के कुछ व्यापारी अफ्रीका आते हैं और अफ्रीका से निग्रो जाति के लोगों को जहाज में बिठा के यहाँ पे फ्रांस ले जाते हैं और यहाँ पर 2 बंदरगाह हैं, यहाँ पे लाते हैं और उसके बाद यहाँ पे
इन सेठों को या इन उद्यानों के जो मालिक हैं उनको दासों को बेच देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो जहाज के द्वारा यहाँ पे पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगल बनता है, यहाँ इसी को कहा जाता है त्रिकोणीय दासों का व्यापार। तो इस तरीके से यहाँ पे श्रम की पूर्ति होती है। तो ये तो हुई क्या, इस कारण क्या थे उसको। अब बात करते हैं यूरोपीय बाजारों में तंबाकू और चीनी, नील और कॉफी की जो मांग को पूरा करना दास प्रथा से ही आसान हुआ। अब दास प्रथा की समाप्ति की और अपन क्या कदम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुए उसके बारे में बात करते हैं। सब फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ पे सबसे पहले जो सरकार बनती है वो किसकी बनती है, नेशनल असेंबली की। और नेशनल असेंबली में आप जानते हैं तृतीय स्टेट के जो संपन्न व्यक्ति है, जो व्यापारी वर्ग है, वही होता है यहाँ पे। और आपको पता है दासा को व्यापार भी कौन कर रहा है, व्यापारी वर्ग ही कर रहा है। तो क्या वह दास प्रथा को समाप्त करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके व्यापारिक हितों को नुकसान होता है। इसलिए दास प्रथा के बारे में बहस तो करते हैं लेकिन कोई कानून पास नहीं करते हैं। दास व्यापारियों के विरोध के बहस से क्या है, कोई भी कानून पास नहीं करते। उसके बाद में जो सरकार बनती है वो किसकी बनती है, जैकोबिन सरकार। और जैकोबिन सरकार में आप जानते हैं तृतीय स्टेट के कमजोर वर्ग जो मजदूरी करते हैं या छोटे व्यापारी हैं, वो लोग हैं। उन लोगों ने क्या किया, 1994 के अंदर दास मुक्ति कानून पास कर दिया। दासों को प्रथा जो है इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल गरीब लोग हैं, ये तो खुद ही दासों वाली स्थिति में आ रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन से। इसलिए इन्होंने क्या किया, ये कानून बना दिया। उसके बाद जब जैकोबिन सरकार चली जाती है, क्योंकि इनके जो नियम हैं बड़े कठोर होते हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, और नहीं देखा तो पिछले वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में शासन आता है डायरेक्टरी शासन। डायरेक्टरी शासन और जो विधान परिषदों के बीच में राजनीतिक जो तालमेल बैठ नहीं पाता और हमेशा ही विरोधाभास चलता रहता है, ये तो अपना अस्तित्व बचाने में ही लगे रहते हैं, वही नहीं हो पाता। तो दासों के प्रति इसमें या दास प्रथा के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद में आता है नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या करता है, वापस दास प्रथा को पुनः लागू कर देता है। इसका कारण क्या है, यह है क्योंकि ये जब शासक बनता है तो ये व्यापारियों को नाराज नहीं करना चाहता है कि व्यापारियों का मुझे सहयोग मिले। क्योंकि ये बहुत सारे युद्ध वगैरह करता है, अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। तो उन सब में क्या जरूरत होती है, पैसों की, और पैसा कहाँ से आता है, व्यापारियों से। और व्यापारियों को यदि नाराज कर देंगे तो क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा। इसलिए ये वापस दास प्रथा को लागू कर देता है। बागान मालिकों को अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की आज़ादी दे देता है। और निग्रो कौन होते हैं, यहाँ पे अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले जो लोग हैं उनको कहा जाता है निग्रो। और यह अपमानजनक शब्द है, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यहाँ पे 1794 में बात करते हैं दास मुक्त प्रथा है समाप्त कर दी गई, लेकिन यहाँ पे नेपोलियन लगभग 10 साल बाद में वापस लागू करता है। लेकिन अंतिम रूप से जो दास प्रथा समाप्त होती है वो फ्रांस की जो उपनिवेश है वहाँ पे समाप्त होती है 1848 में। इस तरीके से फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंदर या फ्रांस की जब बात करें तो 1848 में पूर्ण रूपेण दास प्रथा पे प्रतिबंध लग जाता है, मतलब दास प्रथा का उन्मूलन हो जाता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।